सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें और आने वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में आप सभी से निवेदन है कि अंत तक बने रहें और प्लीज सभी वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती से संबंधित आज की इन महत्वपूर्ण अपडेट और आपकी क्वेरी से संबंधित सॉल्यूशंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी कर दी गई है। अब सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपने जिला स्तर पर विज्ञापन जारी करते हुए रिक्त पदों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जो है विज्ञापन जारी करना है और उसका इंतजार सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से है। और फाइनली आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशन में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा रहा है। फाइनली आप सभी को बता दें, आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया कराने के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से एजेंसी का चयन है वो अंतिम रूप से अपने या कह सकते हैं अंतिम चरण से फाइनल होने की स्थिति में है। और जैसे ही जैम पोर्टल से ईसीसी एजुकेटर भर्ती चयन प्रक्रिया संपादित कराने वाली एजेंसी का चयन फाइनल हो जाएगा, तुरंत आप सभी को बता दें जिले वाइज जो है ईसीसी एजुकेटर भर्ती के विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाएंगे और ये सारे विज्ञापन प्रत्येक जिले वाइज सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही आएंगे और सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही आप सभी के फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी की एक वैलिड सेवा योजन पोर्टल पर आईडी बनी होनी चाहिए। सेवा योजन पोर्टल पर आईडी कैसे बनानी है, इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, सारे पॉइंट को क्लियर किया है। उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, जिसमें उस वीडियो का लिंक दिया है और उस पर क्लिक करके आप देख लें कि सेवा योजन पोर्टल पर आईडी कैसे बनानी है। दोस्तों, अब आप सभी को बता दें, आप सभी ने सेवा योजन पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया होगा। अगर आईडी और पासवर्ड नहीं अभी तक आप क्रिएट कर पाए हैं तो प्रयास करते रहें, क्योंकि साइट कुछ दिक्कत कर रही है। बहुत सारे जो अभ्यर्थियों की शिकायत है कि सर साइट बैक मार रही, तो ये साइट की इशू है और इसको लेकर के हमने मेल कर दिया है सेवा योजन पोर्टल के अधिकारियों को और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो जब से आप सभी के आवेदन शुरू होंगे उससे पहले ये साइट की जो प्रॉब्लम है ये सही कर दी जाएगी, ऐसा आश्वासन मिला है हमने जो मेल किया था सेवा योजन पोर्टल के अधिकारियों को उसके द्वारा। अब आप सभी ने जो सेवा योजन पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया होगा, तो क्या बस इतना ही करना था सेवा योजन पोर्टल पर? दोस्तों नहीं, यहां से आपकी सेवा योजन पोर्टल आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गया है। आगे अभी आपको इसे कंप्लीट करना है और उसके लिए आपको अभी 9 से 10 स्टेप आगे और भरने पड़ेंगे। कौन कौन से 9 से 10 स्टेप भरने पड़ेंगे उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप सभी लोगों का आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाए उसके बाद आप सभी लोग लॉगिन करके एक बार फिर से सेवा योजन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर जो आपने यूजर आईडी बनाई है वो जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालेंगे और यहाँ पर जो ये नीचे कैप्चा दिया इस कैप्चे को फिलअप करते हुए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक नया पॉपअप खुल करके साइट का आएगा जो इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला पॉपअप आपके पास खुल करके आएगा, जब आप फॉर्म जो है आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जब आप फिर से लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पॉपअप खुल करके आएगा, जहां पर आपको सारी जानकारियां अपने बारे में भरनी है। यहां पर देख सकते हैं 9 स्टेप और हैं आपके और इन स्टेप को कंप्लीट करने के बाद सेवा योजन पोर्टल पर आपकी आईडी कंप्लीट हो पाएगी। और जब तक इसको आप कंप्लीट नहीं करेंगे इन 9 स्टेप को, तब तक आप सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से किसी भी फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट का डिटेल भरना होगा, यहाँ पर फिजिकल डिटेल भरना होगा, यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यताएं जो वो भरनी होंगी, लैंग्वेज से संबंधित चीजों को भरना होगा, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो भरना होगा, स्किल अगर आपकी कोई है तो वो भरनी होगी, प्रेफरेंसेस भरने होंगे, यानी किन किन क्षेत्रों के लिए आप ये आईडी बना रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में नौकरी आप चाहते हैं उसके बारे में,
और यहाँ पे लास्ट में आपको डिक्लेरेशन यानी घोषणा जो है वो करनी होगी और उसके बाद आप फाइनल रूप से सबमिट करेंगे। यहां पर देख सकते हैं इसको शुरू कैसे करना है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टेप टू स्टेप ये सारे पेज आपके सामने जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, खुलते जाएंगे और फाइनली जब अंतिम रूप से आपके पास डिक्लेरेशन वाला फॉर्म जब आएगा तो वहां पे आपको घोषणा दी गई होगी और उसमें एक कोष्टक दिया होगा, उस पर टिक करके और फाइनल रूप से सबमिट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप प्रिंट रूप में उसे निकाल पाएंगे। तो आईडी पासवर्ड बनाना ही पर्याप्त नहीं, उसके बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल भी करनी है सेवायोजन पोर्टल पर, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। ये कंप्लीट प्रोफाइल आपकी सभी आने वाली वैकेंसीज के लिए यूजफुल रहेगी। फिर आपको वैकेंसीज जब आएंगी उसके फॉर्म में जब आपको आवेदन करना होगा तो केवल और केवल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे और आवेदन फॉर्म में कंप्लीट डिटेल आपकी इसी से ले ली जाएगी जो आपने इस पर आईडी बना करके रखी है। तो फॉर्म भरते समय आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रक्रिया भी आप सभी लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आवेदन फॉर्म कभी भी शुरू हो सकते हैं, किसी भी डेट से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जो है दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तो इसलिए अभी से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करके रखें और सेवायोजन पोर्टल पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में समय लग रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए अभी सभी लोग प्रयास करते रहें जिससे आगे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब देखते हैं इससे जुड़ी हुई आगे की महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो दोस्तों पहली क्वेरी जो थी वो सेवायोजन पोर्टल से संबंधित थी, सॉर्ट आउट हो गई। अब बात कर लेते हैं आवेदन फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म कहां देखें कि हमारे जिले का फॉर्म आ गया है कि नहीं आ गया है। क्या बिना सेवायोजन आईडी के फॉर्म नहीं भर सकते? तो दोस्तों जब तक आप सेवायोजन आईडी नहीं बनाएंगे तब तक ईसीसी एजुकेटर भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मस्ट है कि आप सेवायोजन पोर्टल पर एक कंप्लीट जो है आईडी अपनी बना करके रखें और जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी सिर्फ लॉगिन करते हुए आपको फॉर्म फिलअप करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यह बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास अगर आईडी नहीं है सेवायोजन पोर्टल की तो आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आवेदन फॉर्म कैसे भरना है और कहां फॉर्म देखें कि हमारे जिले का आवेदन प्रक्रिया शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आप सभी को सेवायोजन पोर्टल पर जाना है। जब सेवायोजन पोर्टल पर आप जाएंगे तो सबसे पहले जो पेज आपके सामने खुल करके आएगा वो इस तरीके से दोस्तों जब आप सभी के सामने इस तरीके का पॉपअप खुल करके आए सेवायोजन पोर्टल पर तो आप सभी को इसमें क्लिक करना है आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब में। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का पॉपअप खुल करके आएगा। जो पॉपअप खुलेगा वो इस तरीके का होगा और यहां पर आपकी भर्ती का जब विज्ञापन जारी होगा तो वहां पे आप देख पाएंगे जिस तरीके से यहां पे है। तो इसी तरीके का पॉपअप जब खुलेगा तो उसमें आपकी भर्ती यहां पर शो हो रही होगी। यहां पर सबसे पहले देखिए मां अंबे इंटरप्राइजेज। तो ये दोस्तों जिस एजेंसी के द्वारा आपकी नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जाएगी उसका नाम यहां पर होगा और उसके बाद में आप सभी की भर्ती का नाम यहां पर लिखा होगा प्रोजेक्ट जैसे कोऑर्डिनेटर लिखा है इसी तरीके से वहां पर लिखा होगा ईसीसी एजुकेटर भर्ती और यहां पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी लिखी होगी और पूरी डिटेलिंग यहाँ पे देखो जनपद वाइज यहाँ पे जनपद का नाम लिखा होगा, विभाग का नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपका बेसिक शिक्षा विभाग लिखा होगा और यहाँ पर वेतन आपका 10,313 रुपए वो मेंशन होगा। कितने आवेदन उस जिले में हो चुके हैं उस भर्ती के लिए वो भी लिखा होगा। इसके साथ इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके जिले में कितनी रिक्तियां हैं उससे संबंधित जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी और आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आएगा जिसको आपको भरना होगा और वो फॉर्म भरने के बाद फाइनली आप आवेदन करने में सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने जनपद की भर्ती के बारे में देखना है, जहां से देखना है उसकी डिटेल जानकारी यहां पर हमने डिस्कस कर दी है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है फाइनल चयन के लिए, ये सभी का प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें प्रत्येक जनपद में ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया संपादित की जाएगी और प्रत्येक जनपद की फाइनल चयन की जो मेरिट है वो अलग अलग जाएगी यानी वेरी करेगी। और आप सभी को बता दें जो इसमें मेरिट बनने वाली है वो हाई स्कूल,
इंटर और ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के स्थान पर अगर आप एनटीटी लगाएंगे या सीटी लगाएंगे या डीपीएससी लगाएंगे या जो भी मार्कशीट आप लगाएंगे उनके अंकों का परसेंटेज लिया जाएगा और उस परसेंटेज का एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा और उस पर जो है मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि एक तो पहली बात यह है कि ग्रेजुएशन में होम साइंस तीनों ईयर की अनिवार्यता रखी गई है। दूसरे, अगर ग्रेजुएशन होम साइंस नहीं है तो आप एनटीटी करे हुए हो, अगर एनटीटी भी नहीं है तो आप सीटी या डीपीएससी कोई भी एक कोर्स करे हो या इसके साथ साथ अन्य कोई भी ऐसा कोर्स जो स्पेशल एजुकेशन का एक कोर्स होता है जो ईसीसी के अंतर्गत आता है या राजस्थान जैसे राज्यों में ईसीसी के नाम से ही कोर्स कराया जाता है, वो कर रखा है, उसकी मार्कशीट लगाएंगे तो उसके मार्क्स का परसेंटेज लिया जाएगा। और ऐसे कोर्सेस बहुत कम अभ्यर्थियों के पास हैं, तो ये बिल्कुल मन में अपने ना रखें कि इसमें बहुत हाई मेरिट जाएगी 80% या 90%, ऐसा कुछ नहीं है। जिलों में आपको बता दें कम से कम मेरिट भी आपको देखने को मिलेगी। आप एक एवरेज मानकर चलें, अगर 50% आपका एवरेज बन रहा है तो आप इस भर्ती में सेफ हैं और आपका चयन सुनिश्चित हो सकता है। और एक बात और यहां पर बता दें, आप एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते हैं, किसी भी जिले में आप आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक जिले के आवेदन के लिए अलग अलग फार्म होंगे, तो अलग अलग फार्म आपको भरने होंगे। तो ये चीजें हैं। तो इतनी मेरिट वाले अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरते हैं तो उनका फाइनल चयन के लिए जो है सुरक्षित रूप से उनका सिलेक्शन किया जा सकता है। अब बात आती है क्या एक ग्राम पंचायत में कितने एजुकेटर रखे जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक एजुकेटर ही रखा जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से किन विद्यालयों में जो है एसीसी एजुकेटर रखने हैं उनका चयन कर लिया गया है और उन्हीं विद्यालयों का चयन किया गया है जिनके प्रांगण में ही आंगनबाड़ी केंद्र स्थित हैं, यानी प्राथमिक विद्यालयों के साथ को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उनमें बच्चों की संख्या अधिक होगी, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या अधिक होगी, उन्हीं का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से किया गया है। और वो एक ग्राम पंचायत में एक भी हो सकता है और एक से अधिक 5, 6, 7 भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या के साथ साथ कुछ अन्य जो है मानक रखे गए हैं विद्यालयों के चयन को लेकर के, वो मानक पूरे करने वाले विद्यालयों का चयन किया जाएगा। ये अगर मानक एक से अधिक विद्यालय पूरे करते हैं तो एक से अधिक विद्यालयों का चयन किया जाएगा और हो सकता है कि कोई भी विद्यालय ना पूरा करता हो तो किसी ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में एक भी विद्यालय का चयन ना किया जाए। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती से संबंधित थी और आपकी क्वेरीज थी, उसको हमने सॉर्ट आउट किया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और फार्म की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।